हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर अमीन्स वाला हमारी बुक के अंदर से। तो सबसे फर्स्ट अमीन्स होते क्या हैं? तो अमीन्स क्या होंगे हमारे पास में, जिसके अंदर भी R सिंगल बॉन्ड NH2 इस टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना, वो सारी की सारी कैटेगरी किसके अंदर काउंट होंगी? अमीन्स के अंदर काउंट होंगी। मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे। ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं? ये सारे के सारे जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उससे ड्राइव हुए हैं, उसके हाइड्रोजन रिप्लेस करके। जैसे ये सिंपल अमोनिया होगा, अगर एक तरफ कार्बन की चेन आ गई तो 1 डिग्री अमीन्स, अगर इसके दो तरफ कार्बन की चेन हम ऐड कर रहे हैं तो 2 डिग्री अमीन्स, और अगर इसके हमने 3 साइड से कार्बन एटम की चेन ऐड कर दी तो 3 डिग्री अमीन्स। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक अमीन्स और पॉसिबल है जिस पर हम एक एक्स्ट्रा R अटैच कर सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो हमारा हो जाएगा 4 डिग्री या क्वाटर्नरी अमीन्स, उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अब क्या था इसके अंदर, क्यों आया ये 4 डिग्री? क्योंकि जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और वो उस लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है। अगर वो लोन पेयर को डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन, मान लिया जैसे ये R हमारा CH3 पॉजिटिव होता, तो इसके पास लोन पेयर है, वो डोनेट कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब देखो इस अमीन्स वाले चैप्टर्स के अंदर देखें हम, स्टार्टिंग से हमारी NCERT के बुक्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स के बारे में दे रखा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स जो थी उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर कुछ एक कॉमन्स दे रखे हैं, जैसे एनिलीन, ये हमें याद होना चाहिए, ऑर्थोटोल्यूडाइन, इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, NN डाईमिथाइल एनिलीन, ये कॉमन नेम याद करने ज़रूरी है, आइसोप्रोपाइलमीन, N प्रोपाइलमीन। ठीक है, इसके बारे में हमें याद करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये दो क्वेश्चंस दे रखे हैं NCERT में, 13.1 और 13.2, इन दोनों को सोल्व करना हमें। ठीक है, जैसे राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स कोरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। तो इसके हमें आइसोमर लिखने जो इस अमीन से ड्राइव होंगे, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी, उनके IUPAC नेम और किस टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, कि अमीन को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या था? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, कि नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे एरोमेटिक के ऊपर NO2 है, यहाँ पे हम इसकी जगह पे जो बेंजीन के ऊपर NO2 ले रखा है, यहाँ पे हम ये भी लेके चल सकते हैं R सिंगल बॉन्ड NO2। R हमारा क्या है? CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जब उसका रिडक्शन करेंगे तो NO2 चेंज्ड इनटू NH2। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब इसको हम NH2 के अंदर चेंज कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम यूज़ कर सकते हैं, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये भी यूज़ कर सकते हैं, और आयरन प्लस HCl भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इनमें से यूज़ कर लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर देगा। लेकिन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आयरन प्लस HCl है ये वाला, ये बेस्ट मेथड है इसको रिडक्शन करने के लिए। क्या रीज़न है? देखो लिख भी रखा है, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज FeCl2 फॉर्म्ड गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन होगी FeCl2 बनेगा प्रोडक्ट की साइड में, वो दोबारा हाइड्रोलाइज होकर आयरन प्लस HCl दे देगा, तो दोबारा दे देगा तो फ्रेश मॉलिक्यूल के साथ फिर रिएक्ट कर लेगा। इसलिए हमें क्या होगा, स्टार्टिंग में एक बार रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिएगा, और उसको हम कंटिन्यूसली यूज़ कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आया भाई अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, उससे कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अब देखो यहाँ से अगर इसको हम देखें, एल्काइल हैलाइड हमारा क्या होगा? CH3Cl, और उसका अमोनोलाइसिस मीन्स अमोनिया के साथ रिएक्शन करनी है। तो जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या होना है इसके अंदर, स्टार्टिंग में तो ये जुड़ जाएगा CH3 NH3 इसके साथ पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, साल्ट बना लेगा। लेकिन जैसे ही हीटेड अप करेंगे ना, ये चेंज हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस NH2, इसके अंदर जो है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से ये एक HCl जो था वो बाहर निकल जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हम अमीन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये है ना Cl नहीं आएगा, यहाँ से NH2 जुड़ेगा इसके साथ, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, और बाहर निकलेगा HCl। ओके, बाय मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। अब इस पे क्या था, जैसे ये चेंज होया, ये फॉर्म्ड होया, इसके साथ में दोबारा CH3Cl डाल देंगे, एक HCl और निकल जाएगा, CH3 ट्वाइस NH हो जाएगा, एक CH3Cl और डाल देंगे, कंटिन्यूस डालते रहेंगे, कब तक?
जब तक कि इसके पास में 4 इस टाइप के प्रोडक्ट फाउंड होगा नहीं आ जाता, मीन्स क्वाटरनरी अमीन प्रिपेयर नहीं हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर देखा है, जैसे इसमें देखो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, NaOH डाल के चेंज कर दिया। लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है, अमोनोलाइसिस वाला हमारा बेस्ट मेथड नहीं है प्रिपरेशंस के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि इस मेथड के अंदर हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वार्टरली सेकेंडरी, ठीक है, सारे मिलेंगे प्रोडक्ट, और फिर उसको सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमारा बेस्ट मेथड नहीं है प्रिपरेशंस के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है 13.1। देखो इसने ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, रिएक्शन ऑफ इथेनोलिक NH3 विद इथाइल क्लोराइड। तो इथेनोलिक NH3, ठीक है, अल्कोहलिक कंडीशंस के अंदर ले रखा है, वो डाला, HCl निकला है, फर्स्ट NH2 आ गया, सेकंड मोलिक्यूल यूज़ किया, एक HCl और निकल गया, सेकंड और ऐसे ही शोन थर्ड टर्सरी तक चला गया चेंज होता हुआ। ठीक है, क्वार्टरली में चेंज नहीं कर रखे, इसने 3 डिग्री तक ही कर रखा है, अगर चाहे तो एक और इसके साथ ऐड हो सकता है क्वार्टरली साल्ट फॉर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद सेकंड आया हमारे पास अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है? बेंजीन के ऊपर CH2Cl, उसके अंदर NH3 का एडिशन करेंगे, अगेन NH3 चेंज होता गया, CH3Cl का डाल दिया, फिर हमने NS और NN डाइमिथाइल एनिलीन, इस टाइप से प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं उसने। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, कि नाइट्राइल्स का कैसे रिडक्शन करेंगे। तो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है हमारा? CN वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, C ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके अंदर हम हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में डालेंगे और सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट C ट्रिपल बॉन्ड N किसके अंदर चेंज हो जाएगा? CH2NH2। ध्यान रखना R अलग कार्बन की चेन है, जो CN था वो CH2NH2 के अंदर चेंज होगा, और हम कई बार क्या मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट R सिंगल बॉन्ड NH2 लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। और एक चीज़ और, ये जो रिएजेंट है ना सोडियम मरकरी और अमलगम, इसके अंदर भी बहुत टाइम कन्फ्यूजन होता है, हम याद नहीं रखते इसको, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, एग्जाम में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के लिए भी आ सकता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आया रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, कि अमाइड्स का कैसे रिडक्शन करेंगे। तो भाई अमाइड्स फंक्शनल ग्रुप है RC डबल बॉन्ड ONH2, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया, तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O किसके अंदर चेंज हो जाएगा? CH2 के अंदर चेंज हो जाएगा, और आ जाएगा RCH2NH2। ओके, इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारे के सारे ना भाई कन्वर्जन के अंदर यूज़ होंगे। अमोनोलाइसिस रिएक्शन आ सकते हैं पेपर के अंदर, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि अमोनोलाइसिस बेस्ट मेथड क्यों नहीं है, तो रीज़न क्या था? क्योंकि उसके अंदर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे थे हमें। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आया गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नेम रिएक्शन भाई इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या था? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के अंदर थैलामाइड की स्ट्रक्चर ये है, जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर थैलामाइड प्रिपरेशन हो रही थी यहाँ तक हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब उससे आगे क्या होगा? इथेनोलिक KOH में यह हाइड्रोजन जो होती है रिप्लेस हो जाएगी पोटेशियम के साथ, और जैसे ही पोटेशियम के साथ रिप्लेस हुई उसमें RX, R का मतलब CH3Cl ऐसे डाल दिया, तो KCl बाहर निकल जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा जो R से रिप्रेजेंट कर रखा है ग्रुप। फिर नेक्स्ट स्टेप में NaOH की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, यहाँ पे क्या यूज़ होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स NaOH के, और जब वो यूज़ होंगे ना, एक ON इसके साथ जुड़ जाएगा, एक ON इसके साथ, 2 हाइड्रोजन बचे यहाँ से, वो इस N के साथ जुड़ के RNH2 की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, स्पेसिफिकली मेथड था 1 डिग्री अमीन्स ने ज़्यादा बेस्ट प्रिपेयर कर सका था, क्यों? क्योंकि बाकी के अंदर जो है ना स्टीरिक इंड्रेंस वगैरह आ जाए, और एलिफैटिक अमीन्स प्रिपरेशन करने के लिए है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो थी इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम अराइल हैलाइड्स लेंगे ना तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भाई इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर ज़रूर मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके अंदर क्या था? ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के अंदर स्टार्टिंग रिएजेंट अमाइड प्लस हेलोजेंस की प्रेजेंस Br2 की प्रेजेंस में प्लस NaOH। ठीक है, जैसे इसने डालेंगे क्या होगा? ये शॉर्ट कर देगा, जो कार्बन एटम की चेन थी ना उसको एक शॉर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड O बीच वाला जो था वो उसमें से रिमूव हो जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा? RNH2।
फॉर्मेशन होगी RnH2 की, ठीक है। और ये साइड प्रोडक्ट आगे अगेन इंपॉर्टेंट मेथड है पेपर के अंदर, यहाँ से ये रिएक्शन जरूर मिलेगी, कहीं पे यूज़ हुई हो चाहिए इस रिएक्शन का, ठीक है। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो याद करनी ही रिएक्शंस, ओके। अब उसके बाद ये सोल्ड एग्जांपल हैं जो हमने पढ़े, उसी के ऊपर बेस्ड है किस टाइप से इसका रिडक्शन होगा, कैसे उसके अंदर चेंज करने कन्वर्जन्स। ये सोल्ड दे रखे हैं दोनों ही कन्वर्जन 13.2 और 13.3, ये हमने पढ़ने इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 ट्राई करनी है इन टेक्स्ट के अंदर जो दे रखे हैं, अगर चेंज नहीं होंगे तो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद आई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में। तो भाई देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगेन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्या था कि अगेन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होगा, ज़्यादा लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा RnH2 ग्रुप है हमारे पास में, जो स्ट्रक्चर है अमीन की, ये है RnH2। तो इसके अंदर क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दूसरा अमीन का मोलिक्यूल्स आया इंटू R, वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना भाई, किसके अंदर ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, प्राइमरी अमीन के अंदर। तो 1 डिग्री अमीन जो होंगे ना उनका ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री 3 डिग्री का होगा, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कम होती चली जाएगी, ठीक है। साथ में क्या होगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे। क्यों होंगे वाटर में सोल्यूबल्स? क्योंकि जो हमारा ये आया इसमें अगर देखें ऑक्सीजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। लेकिन हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स थे एरोमेटिक वाले, एरोमेटिक अमीन्स जो थे जिसके ऊपर बेंजीन थी, जैसे बेंजीन के ऊपर NH2, ये हमारा एरोमेटिक अमीन्स का है, ये वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, ये ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो सकेंगे उसके अंदर, ठीक है। और जैसे प्योर एनिलीन आया हमारे पास, ये सब्सटेंस आई, ये जब बिल्कुल प्योर होंगे ना उस टाइम पे ये ट्रांसपेरेंट होंगे, कलरलेस होंगे। लेकिन इनके अंदर पेल टाइप का कलर आ रहा है या कोई और लाइट कलर आ रहा है, तो वो ड्यू किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ की वजह से आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भैया जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी है तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक की ये सारी पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। कोई इसमें ऐसा पॉइंट लगे नहीं पता हो तो बता देना। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखो ये बॉन्डिंग दिखा भी रखी है उसने, ठीक। और ट्रेंड तो वही रहना बॉइलिंग पॉइंट का, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा हमने। लेकिन सेम मोलिकुलर मास में जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। सेम रीज़न यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट आई हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस में सबसे फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आई वह है बेसिक करैक्टर ऑफ अमीन्स, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देखो डिटेल में कि बेसिक करैक्टर ऑफ अमीन्स को हम कैसे समझेंगे, क्या होता है बेसिक करैक्टर। तो देखो अगर बेसिक करैक्टर की मैं बात करूं तो मैंने कोई भी अगर अमीन ले लिया, R सिंगल बॉन्ड NH2, ये है मेरा बेसिक करैक्टर। किस वजह से आओगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आओगा। कोई भी चीज़ लोन पेयर डोनेट करती है तो वो नेचर के अंदर बेसिक होती है, ठीक है, पता हमने इस चीज़ के बारे में। अब अगर बेस है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या क्या एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। ये मीन्स कोई भी अगर हम HX मोलिक्यूल डालेंगे तो ये अगर H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो चेंज हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा और X नेगेटिव साथ आ जाएगा। इसने H पॉजिटिव अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिए तो इसलिए नेचर कैसा आ गया, इसका बेसिक नेचर आ गया। अब उस बेसिक प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जैसे RnH2 है, इसके अंदर हमने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, ये चेंज कर देगा R सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और ये जो है ना ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। और इसका जो कांस्टेंट था वो KOB से ले लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB रिप्रेजेंट कर रहा है बेस के लिए। तो इस KB की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, KB की वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, RnH3 इंटू में OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, RnH2 और दूसरा क्या आ जाएगा, H2O, ये आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करके हम वैल्यू अपनी जो थी वो फाइंड आउट कर सकते हैं KOB की वैल्यू। इस KB की जो वैल्यू थी ना हमारे पास में, ये जो KOB की वैल्यू आई, अगर ये नेचर के अंदर हाई आई तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है, मोर बेसिक। कैसी है नेचर के अंदर, मोर बेसिक। और इसी से रिलेटेड हमारे पास P ऑफ K भी होती है एक टर्म, और वो किसके इक्वल होती है, वो होती है माइनस के लोगरिथम ऑफ KB। अगर KB की वैल्यू ज़्यादा होगी तो नेगेटिव में आओगी, मतलब स्मॉल आओगी तो
कंक्लूजन क्या आया, Kb की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, तो भी वो हमारा नेचर के अंदर क्या होगा, मोर बेसिक होगी वो चीज़। ठीक है ना। तो दो कंडीशन आई, इसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए और जो Kb दे रखा है उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। उसी कंडीशंस के अंदर उसका मोर बेसिक नेचर जो था वो एग्जिस्ट करेगा। अब हमने बेसिक नेचर के लिए यहाँ से हमने अगर देखें तो प्रॉपर्टीज़ आई हमारे पास। एक तो आया भाई हमारे पास NH3 अमोनिया आया, ठीक है। एक हमारे पास में आया एल्काइल अमीन्स, कोई भी R सिंगल बॉन्ड NH2, इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारे काउंट हो जाएंगे। एलिफैटिक अमीन्स आ गई, कैसे हो गए ये, एलिफैटिक हो गए, ठीक है। और फिर एक हमारे पास आए भाई एरोमेटिक अमीन्स, जैसे मैंने एनिलीन का एग्जांपल ले लिया, ये हमारा एरोमेटिक का हो गया। अब इनमें हमने बारी बारी कंपैरिजन देखना है, ये देखना कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और कौन सा सबसे कम बेसिक होगा। तो सबसे पहले हमें देखें अमोनिया वर्सेस एलिफैटिक अमीन। एलिफैटिक अमीन, इसको अगर हम देखें कैसे डिफाइन करेंगे इसको, अमोनिया वर्सेस एलिफैटिक अमीन्स को। तो सबसे फर्स्ट अमोनिया के बारे में अगर हम देखें तो जैसे अमोनिया NH3, ठीक है, और हमारे पास एलिफैटिक अमीन का मैंने एग्जांपल ले लिया एक RNH2। अगर भाई ये नेचर में बेसिक नेचर है तो कौन से आयन एक्सेप्ट करेंगे, H पॉजिटिव ने, और किसके अंदर चेंज हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव बना लेगा। यो भी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि अगर बेसिक नेचर है तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से देखो अब हमारे पास में जब ये इसके अंदर चेंज हो गए तो कौन सा ज़्यादा बेसिक हमें कैसे पता लगेगा, हमने क्या करना है कि इसकी बेसिक नेचर की प्रॉपर्टीज़ देखनी है। जो ये आया इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो भाई अगर इसको मैं ओपन करूँ तो इसका मतलब कि इसके पास में ये 4 हाइड्रोजन्स है मेरे, और अगर इसको मैं ओपन करूँ तो 3 हाइड्रोजन है और पॉजिटिव है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है या ये, तो ये मोर स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके पास में R ग्रुप है और R ग्रुप का कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट है। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट कौन ज़्यादा बेसिक हो गए, हमारे एलिफैटिक अमीन्स हो गए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितने ज़्यादा R के ग्रुप आते रहेंगे वो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इसमें स्टेबलाइज करते रहेंगे, और जितना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन उसका पेरेंट कंपाउंड उतना ही ज़्यादा बेसिक, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखें तो अमोनिया के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक कौन सा हमारे पास में, हमारे एलिफैटिक अमीन मोर बेसिक है, ठीक है। अब बात आई इसकी ट्रेंड्स की। इतना तो पता लग गया हमने ओवरऑल कि अमोनिया के कंपैरिजन में हमारे एलिफैटिक अमीन्स ज़्यादा बेसिक हैं, लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड्स देखें वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी उसमें से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, तो उसके लिए भाई हमारे पास में कंडीशंस आई। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सिर्फ इफ़ गैसियस स्टेट दे रखी है, कौन सी स्टेट दे रखी है, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में सिर्फ कंसीडरेशन में कौन सा इफेक्ट लेंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा लेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट को हम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास में अगर इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करें हैं तो मान लिया हमारे पास एक तो ये आ गया, एक मान लिया मैंने लिया CH3NH2 आ गया, फिर दूसरा है मेरे पास CH3NHCH3 आ गया, फिर थर्ड आया मेरे पास CH3NCH3CH3 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गए यहाँ पे। अब इनमें से अगर देखो भाई कौन सा होगा सबसे ज़्यादा, लोन पेयर सभी के पास में, लेकिन इसके पास 3 प्लस आई वाले हैं जो डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे इसके पास, तो सबसे ईजिली ये डोनेट करेगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक। तो सबसे फर्स्ट ये आ गया, फिर ये, और सबसे लास्ट में ये, मींस सबसे लास्ट में तो अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़ यहाँ पे। फिर हमारे पास में सेकंड आया इन सॉल्यूशन, सेकंड कंडीशन आई इन एक्वस फेस, इन एक्वस फेस। अब एक्वस फेस का क्या इफेक्ट होगा इसके अंदर, तो देखो एक्वस फेस के अंदर है, इसमें क्या है, अब एक्वस का मतलब वाटर के अंदर, तो भाई वाटर के अंदर तो हमारा सोल्वेशन टेक प्लेस करेगा। कौन सा फैक्टर आएगा, सोल्वेशन। इस किस तरीके से हम इसको डिज़ोल्व करेंगे, तो सोल्वेशन का अगर हम केस देखें यहाँ पे, तो जो हमारा NH3 है, जैसे मैंने ये लिखा, अगर इसमें सोल्वेशन देखें तो एक तो वाटर यहाँ से आकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, एक वाटर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अटैच हो जाएगा,
और एक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो 4 साइड से अटैच हो रहा है। लेकिन हम अगर CH3NH2 लें तो कितनी साइड से अटैच होगा? CH3NH और H। एक वाटर यहाँ से जुड़ सकता है, एक इसके साथ और एक यहाँ, 3 साइड से। तो सॉल्वेशन के बेस पर हमारा क्या होगा? ट्रेंड रिवर्ट होगा। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा हमारा? अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। क्लियर हो ये चीज़ क्या है? सोल्वेशन के बेस पे क्या हुआ? हमारा ट्रेंड रिवर्ट हो गया। पहले अमोनिया आया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आया। लेकिन एक्चुअल केस ऐसा नहीं है। सोल्वेशन के अंदर सिर्फ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है ना, वही डिसाइड नहीं करेगी फैक्टर को। उसके अंदर 3 फैक्टर आएंगे। सबसे पहला एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर जिसको हम कहेंगे सोल्वेशन फैक्टर। सेकेंड हमारा इंडक्टिव, और थर्ड हमारे पास में उसके अंदर आ जाएगा, एक तो सोल्वेशन फैक्टर हो गया, एक इंडक्टिव हो गया, और एक आगे स्टीरिक हिंड्रेंस। एक क्या आ जाएगा? स्टीरिक हिंड्रेंस। 3 फैक्टर जो है वो हमारे डिसाइड करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखा है तो हमारे पास में भाई देखो, एक तो कैटेगरी आई है CH3NH2, ठीक है, एक आई है CH3 ट्वाइस NH, एक आई है CH3 थ्राइस N, और एक आई है C2H5NH2, एक आई है हमारे पास C2H5 ट्वाइस NH, और एक आई है C2H5 थ्राइस N। ठीक है, ये हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनके सामने लिख रहा है इनका ऑर्डर। तो ऑन दी बेसिस क्या होगा? दोनों कंडीशन में 2 डिग्री अमीन मोर बेसिक होंगे, ठीक है। लेकिन अगर R हमारा मिथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री के बाद में हमारे पास में आ जाएगा 1 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री, और लास्ट में आ जाएगा अमोनिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और लास्ट में फिर क्या आएगा? अमोनिया। ठीक है भाई, ये ट्रेंड जो है ना हमने याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट इसी टाइप से लिखवाया जाएगा जस्ट। इसका रीज़न अगर पूछे किस बेस पे है, तो इन 3 फैक्टर के बेस पर ये हमने जो है रिप्रेजेंट कर रखी है। इसमें देखो, इसमें 3 डिग्री क्यों आया? इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस तो ज़्यादा है, लेकिन R ग्रुप जो है ना वो ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे रिंग ने, तो स्टीरिक हिंड्रेंस उतना पार्ट प्ले नहीं कर पाओगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा पार्ट प्ले करेगा, उतना रिंग करंट इंक्रीज नहीं हो पाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ पाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास में क्या आया कि हमारे ज़्यादा बेसिक क्या होंगे? सब एलिफैटिक अमीन्स होंगे, और उसके बाद क्या होगा? अमोनिया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आया कि अमोनिया वर्सेस एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन, अब इनमें से कौन सा ज़्यादा होगा भाई बेसिक? अगर इनमें से देखा, अमोनिया हमारे पास NH3 और एरोमेटिक अमीन्स हमारे पास में है एनिलीन। देखो भाई, अगर बेसिक नेचर की बात है तो H पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव, और अगर इसके अंदर मैं H पॉजिटिव ऐड कर रहा हूँ तो ये मेरा चेंज होकर आ जाएगा NH3 पॉजिटिव। यही बनेगा ना। अब इनमें से ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है? तो भाई अगर इन दोनों में से देखा, स्टेबिलिटी का ट्रेंड्स देखें कि विच इज़ मोर स्टेबल, तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे ये ज़्यादा स्टेबल है, ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है नीलिनियम आयन। और दूसरा रीज़न क्या था इसके अंदर? रीज़न ये भी है उसका था, ऐसे भी समझ सकते हैं हमें कि जैसे NH2 है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ, तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ये इस पर जाएंगे, ये इस पर, तो क्या हो रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन के पास अवेलेबल ही नहीं होंगे, और नाइट्रोजन के पास अवेलेबल नहीं होंगे तो वो डोनेट कहाँ से करेगा? डोनेट नहीं करेगा तो बेसिक नेचर कहाँ से आएगा? तो ओवरऑल कंक्लूजन यह था कि सबसे ज़्यादा एलिफैटिक अमीन, उसके बाद अमोनिया, और फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन ये आ जाएगा। ठीक है ना, एलिफैटिक अमीन, अमोनिया, और उसके बाद एरोमेटिक अमीन्स। भाई इससे रिगार्डिंग है ना पेपर में क्वेश्चन आओगा स्टेबिलिटी से रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पे ये रखा, अरेंज दी फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो, ये एरोमेटिक है, एलिफैटिक है, एलिफैटिक है, अमोनिया है। तो हमने पढ़ा था एरोमेटिक अमीन का बेसिक नेचर सबसे कम होगा, तो ये सबसे लास्ट में आ गया, अभी नहीं बच गया। उसके बाद अमोनिया का होगा, और सबसे ज़्यादा एलिफैटिक का होगा, ये दोनों एलिफैटिक है। और एलिफैटिक में भी किसका होगा? ये प्राइमरी ही है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का ज़्यादा हुआ है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है इसके अंदर।
क्लियर हो गया। तो यहीं तक का जो चैप्टर था ना भाई हमने वो रीड करना है। ओके, थैंक यू।